आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये कबूल किया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। उसमें भी थोड़ी चालाकी किया, ब्राह्मण कहना चाहिए था। भगवान के लिए तो सभी बराबर है, इसमें भी चालाकी किया। ब्राह्मण के लिए सभी बराबर नहीं है, भगवान के लिए। उनको लग रहा है कि साला समाज जाग रहा है, अभी हमारी बात का असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जब बामसेप ने लोगों को बता ही दिया है कि पंडितों ने और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई, अब लोगों को मालूम हो ही गया है, तो अब हमारे ना मानने से ये बात चलने वाली नहीं है, मानना पड़ा। 6 लाख गांव खड़ा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने 10 साल का समय रखा है, 2030 तक। ये 2030 तक इतना विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इसी डर की वजह से मोहन भागवत को बोलना पड़ रहा है कि साला 10 साल में हमारा क्या। एक तो पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इस देश में खास प्रकार की जो दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणों ने लोगों को 4 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें 3 वर्ण जो है वो अधिकार संपन्न है, और जो शूद्र है वो वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो शूद्र वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण धर्म के अनुसार। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट अछूत है उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये आउटकास्ट है, यानी वर्ण बाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अगर शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं तो शूद्र तो वर्ण व्यवस्था के अंदर है। मैं समझाने के लिए आपको बात समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो प्रचार में मैंने कई बार देखा सुना, वो अपने को शूद्र कहते हैं। तो उनको ये सुधार कर लेना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शूद्र से नीचे है। जो शूद्र है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से नीचे है, और जो अछूत है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नीचे है। ये समाज व्यवस्था अगर हमारे लोगों को समझ में नहीं आती तो फिर आप इसको बदलाव करने का, परिवर्तन करने का काम कैसे करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा, उसका नाम है हु वेर द शूद्रास। शूद्र पहले के कौन थे। दूसरी किताब लिखा अनटचेबल, कौन है और कैसे बने। ये दूसरी किताब लिखा। अगर अछूत लोग ही शूद्र होते तो फिर उसके लिए अलग से किताब लिखने की जरूरत नहीं थी। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात सही तरीके से समझना होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भूतपूर्व अछूत लोग हैं। उन्हीं लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में शेड्यूल कास्ट कहा गया, और शूद्रों को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में ओबीसी, पिछड़ा वर्ग कहा गया। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण में 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तीनों वर्ण अधिकार संपन्न है। ब्राह्मण को सबसे ज्यादा अधिकार, उससे कम क्षत्रिय को, उससे कम वैश्य को, यानी
अधिकार कम कम है, मगर है सभी को। शूद्र को कोई अधिकार नहीं है वर्ण व्यवस्था में, वो अधिकार वंचित है। और उनके बारे में लिखा मनुस्मृति में कि शूद्र का काम है तो त्रैवर्णिकों की सेवा करना, सेवा करने के लिए रखा गया है। आज भी दूसरे तरीके से हम लोग जो है वो त्रैवर्णिकों की सेवा ही कर रहे हैं। दूसरे तरीके डेवलप कर दिए गए हैं और उसमें भी हम लोग उनकी सेवा ही करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, वर्ण व्यवस्था के बाद जो बड़ी व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, अच्छी बात हुई कि आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये कबूल किया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। उसमें भी थोड़ी चालाकी किया, ब्राह्मण कहना चाहिए था। थोड़ा चालाकी तो है ना, ब्राह्मणों ने निर्माण किए, बोलना चाहिए था। दूसरा और एक शब्द प्रयोग उन्होंने किया, भगवान के लिए तो सभी लोग बराबर है। भगवान कहता है कि मेरे लिए तो सभी बराबर है। ऐसा मैंने देखा पढ़ा अभी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भगवान के लिए तो सभी बराबर है, इसमें भी चालाकी किया। ब्राह्मण के लिए सभी बराबर नहीं है, भगवान के लिए। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ब्राह्मण में श्रम से कोई आदमी छूट नहीं सकता कि क्या बदमाशी कर रहा है। ये भगवान सभी को समान मानता है, मगर ब्राह्मण कहाँ मानता है? तो ब्राह्मण को बोलना चाहिए कि ब्राह्मण नहीं मानता है सभी को समान। मगर इस बात को उन्होंने कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये तो हम लोगों का वामसेप का जागरण है ना, रट्टा चल रहा है ना, तो उनको लग रहा है कि साला समाज जाग रहा है, अभी हमारी बात का असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जब वामसेप ने लोगों को बता ही दिया है कि पंडितों ने और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई, अब लोगों को मालूम हो ही गया है, तो अब हमारे ना मानने से ये बात चलने वाली नहीं है, मानना पड़ा। तो ब्राह्मणों ने इस बात को कबूल किया और जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। तो शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं। ब्राह्मणों ने 1703 टुकड़े किए। ब्राह्मणों को इस बात से बड़ा दुख होता था आजादी के आंदोलन में कि अंग्रेजों ने हमें हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। और वो कहते थे डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों पर ब्राह्मण आरोप लगाते थे कि हिंदू मुसलमान ये 2 टुकड़े इन्होंने किए। मगर ये बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है, ये अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा। अंग्रेज जब भारत में आए तो यहां उन्होंने देखा है तो ब्राह्मणों ने बांटा। तो अंग्रेजों ने तो 2 ही टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े किए, शेड्यूल ट्राइब के 801 टुकड़े किए, पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े किए। ये तीनों को मिलाओ 6247 टुकड़े किए। तो इसका मतलब है 6247 का मतलब है 3100 गुना ज्यादा बदमाश है ब्राह्मण अंग्रेजों से। 2 से भागाकार करो, हिंदू मुसलमान 2 से भागाकार करो 6247 को,
तो 3122-23 लगभग इतने टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। तो ये तो ब्राह्मण अंग्रेजों से इतने गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण मीठा बोलता है, ब्राह्मण जो है मीठा बोलता है, मगर उसकी करनी जो है 6200 और 123 गुना ज्यादा जो है, इतने गुना ज्यादा उन्होंने लोगों को टुकड़ों में बांटा। तो इतना उसकी करनी खतरनाक है, मीठा बोलता है। तो हम लोगों की समस्या क्या है कि जब कोई आदमी बोलता है तो तत्काल पता चलता है ये गलत है, सही है। मगर जो कोई आदमी छुपकर कुछ काम करता है तो उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब पता चलता है। अब आप लोगों ने भी कभी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया होगा कि ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 से ज्यादा गुना खतरनाक है। तो दिमाग लगाने से पता चला नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाकर के पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो इतने टुकड़ों में बांटा। अगर हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटना ही गलत था तो 3100 इतने बड़े पैमाने पर बांटा, कितने ज्यादा घटिया काम ब्राह्मणों ने किया। उस हिसाब से ब्राह्मण का मस्तिष्क समझ में आता है, दिमाग समझ में आता है कि समाज और राष्ट्र के प्रति ब्राह्मणों की सोच कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो प्रतिदिन राष्ट्रवाद की बात करते हैं ब्राह्मण, प्रतिदिन मीडिया में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अभी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने खबर दिया कि प्रतिवर्ष 1 लाख से ज्यादा लोग भारत छोड़कर अमेरिका और यूरोप की नागरिकता ले रहे। उसमें कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है, उसमें कोई शेड्यूल टाइप का आदमी नहीं है, बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं है। जो लोग अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं वो लोग देश छोड़ रहे हैं। वो कितने बड़े राष्ट्रवादी है, ये व्यवहार है। तो बोलना और करना, तो आपको बोलने वाले आदमी के करनी पर ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना होगा। फिर विश्लेषण के बाद पता चलेगा कि ये लोग कर क्या रहे। तो इन लोगों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटकर इस देश में एक व्यवस्था बनाई जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अमेरिका में ये व्यवस्था नहीं है, यूरोप में ये व्यवस्था नहीं है। भारत इसको खत्म करने के लिए कार्यक्रम कब शुरू करें? वो शुरू करना, क्योंकि वो शुरू करना तो फिर ब्राह्मण सब लोगों के बराबरी में आ गए। ब्राह्मण कभी सब लोगों के बराबरी में नहीं आना चाहता है, वो सबसे ऊपर रहना चाहता है। और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, यहाँ 2, 4, 5 जो महिलाएं हैं उनको भी थोड़ा सा मालूम हो जाए। महिला को, ब्राह्मण के घर में जो महिला है ना, उसको भी जनेऊ डालने का अधिकार नहीं है। अरे ब्राह्मण ही है ना, वो तेरी माँ है। ब्राह्मण को पैदा करने वाली जो उसकी माँ है, उसके गले में भी जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अरे वो तेरी माँ, अरे हमारी वामन मेश्राम की माँ नहीं है, वो तेरी माँ है। तेरी माँ को तो जनेऊ डाल दे, हमारे को मत डाल।
ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं वो किसी के गले में जनेऊ नहीं है, माँ के गले में नहीं, बीवी के गले में नहीं, बेटी के गले में नहीं, बहू के गले में नहीं, किसी यानी अपने परिवार में ही उसको शूद्र बनाकर रखा कि जनेऊ शूद्र धारण नहीं कर सकता, महिलाएं शूद्र हैं इसलिए उसे जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बात, जो व्यवस्था बदलने की बात आप कर रहे हो, वो बात की दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की तो इसको जानना होगा कि ये क्या है। क्या आपको जानकारी ही नहीं है तो बदलने का काम कहां से करोगे? क्या बदलना है पहले तो जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को व्यवस्था के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। 6247 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा तब तक इनको जोड़ना चाहिए। कैसे पता चलेगा? ये जो 85% लोगों को जोड़ने की बात हम करते हैं, अरे ये जोड़ने की बात, ये तोड़ने की बात समझने के बाद करना शुरू किया। जोड़ने की बात हमको समझ में आई तब जोड़ने की बात शुरू किया। ये तोड़ना जो है मानवता के लिए बहुत गलत बात है। तो जोड़ना जो है इंसानों को, ये मानवता का काम है। तो ये काम हमने किया, ये लक्ष्य रखा। कितने लोग हमारे साथ आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, तो और आगे की बात है। वो तो हमारे कर्म पर, हमारे कार्य पर कि हम कितने ज्यादा लोगों को ये बात समझाने का काम करते हैं। प्रतिदिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन एक नए आदमी को ढूंढो, उसके फायदे की बात उसको समझाओ। 2-4 घंटे से नहीं समझ में आएगी, उसके फायदे की बात भी उसको 2-4 घंटे लगाने के बाद समझ में आएगी। हो सकता है एक बार समय देने के बाद नहीं आएगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है, बहुत अनुभव है इस बात का। कई बार समझाना पड़ेगा तब जाकर के समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तब बदलाव होगा, तब परिवर्तन होगा। तो ये काम मामसेव के जो कार्यकर्ता है या इस आंदोलन के जो भी कार्यकर्ता है, उसको प्रतिदिन एक नया आदमी ढूंढना चाहिए SC ST OBC का, और उसको अपने उद्देश्य और विचारधारा की बात समझाने का काम करना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, जैसा मैंने आपको कहा, ये वर्ण व्यवस्था है, 4 टुकड़ों में बांटा। जाति व्यवस्था है, 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपा। OBC है, उसके ऊपर शूद्रत्व थोपा। ये पहली बात ज्योतिराव फुले को पहली बात मालूम हुई भारत के 2000 साल के इतिहास में। इसकी भी आप बात करो। सम्राट बृहदत्त मौर्य, ये हमारे लोगों का साम्राज्य था। इस देश में हमारे पुरखों ने ये साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें सारा पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है रशिया को लगी हुई है, वहां तक भारत का नक्शा, मौर्य कालीन नक्शा पुराना देखो। मौर्य का मतलब ये इधर बैठा हुआ कोई मौर्य नहीं है, इधर भी होगा मौर्य होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो मौर्य नाग लोग थे, नाग लोगों को ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अभी ये बात भागवत ने कबूल नहीं किया कि हमने टुकड़ों में बांटा, मगर किसको बांटा? ये नाग लोगों को बांटा। यादव लोगों का जाति का नाम जानते हो क्या है? यादव लोगों का
अहिर। तो संस्कृत भाषा में अहि शब्द का अर्थ ही नाग होता है। कभी यादव अहिर लोगों ने ध्यान दिया होगा ऐसा मुझे मालूम नहीं, कभी ध्यान दिया है? दिया? चलो ठीक है, हमारे कहने के बाद दिया होगा। हमने ही सारे देश को पहली बार हमने ही ये बताना शुरू किया। आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, नवल वियोगी की किताब पढ़ो, उसका टाइटल ही है नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया। नवल वियोगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिप्टी डायरेक्टर, यानी पुरातत्व के प्रमाण के आधार पर कहा, और पुरातत्व के प्रमाण के आधार पर जब कोई बात कही जाती है तो उसको निर्विवाद माना जाता है। पुरातत्व के प्रमाण के आधार पर कहा नवल वियोगी ने, क्योंकि वो डिप्टी डायरेक्टर था, उसको मालूम था। पुरातत्व के आधार पर उसने किताब लिखा, द नागा द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। तो उसका आखिरी सम्राट था सम्राट बृहदत्त मौर्य। उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। और ये ईसा पूर्व 185 की घटना है। अभी 2023 चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है। तो 2023 में 185 साल मिला तो 2208 साल हो गए। गिनती के साथ बता रहा हूं आप लोगों को, 2208 साल हो गए। ये 2208 साल के पहले हम सब लोगों का साम्राज्य हमारे पुरखों ने बनाया। अफगानिस्तान के रशिया के बॉर्डर तक भारत की सीमा थी। ये तो ब्राह्मणों ने, ये जो आज जो भारत का नक्शा है ना छोटा, ये छोटा नक्शा ब्राह्मणों की वजह से हुआ। ब्राह्मणों पर केवल इसके आधार पर देशद्रोह का आरोप लगा सकते हैं, और तुम लगाओ मत लगाओ, मैं तो कहते ही रहता हूं। ब्राह्मणों ने ये भारत का जो नक्शा है, ये जो छोटा है अभी जितना है वो छोटा है। इसमें पाकिस्तान मिलाओ, बांग्लादेश मिलाओ, इसमें अफगानिस्तान मिलाओ, और फिर देखो मौर्यकालीन नक्शा ऑलरेडी अवेलेबल है। इतना बड़ा विशाल भारत था, और ये सारा देश एक जगह करके देखो तो मौर्य के समय में अमर्त्य सेन, जो दुनिया का नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री है, उसने कहा कि मौर्य के समय में जो भारत का जीडीपी था वो दुनिया का 33% था। दुनिया का जो टोटल जीडीपी था 100, तो 100 में अकेले भारत का 33% जीडीपी था। जीडीपी का मतलब है जी मीन्स ग्रॉस, डी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इतना बड़ा पैदा होता था हमारे देश में सामान, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब इतना बड़ा पैदा होता है तो प्रोडक्शन टैक्स उतना ज्यादा मिलता है। आज भी भारत सरकार को जो टैक्स मिलता है वो तो यही है ना, प्रोडक्शन जितना होता है उसके आधार पर। तो दुनिया में आज के तारीख में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में होता है, इसलिए अमेरिका को सारा सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है तो वो उसके पास, अगर आप अमेरिका में जाओ ना, आप ऐसा देख अरे साला हमारे देश में ब्राह्मण लोग स्वर्ग के बारे में बोलते हैं, तो स्वर्ग तो साला धरती पर ही है। मैं जब पहली बार गया तो मैं ऐसा देखता है, अरे हमारे देश में स्वर्ग 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 जो बोलते, अरे तो स्वर्ग तो साला धरती पर ही है। जमीन पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने किया, यूरोप में किया, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, आप हैरान हो जाओगे, इतना ज्यादा डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट सभी लोगों के लिए उपलब्ध। तो मैं आप लोगों को ये जो डेवलपमेंट है वो टैक्स से होता है, और टैक्स जो है वो प्रोडक्शन से मिलता है। और आज अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, टैक्स मिलता है। ऐसा टैक्स जो है दुनिया में पहले नंबर का टैक्स, पहले नंबर का प्रोडक्शन भारत में होता था मौर्य के काल में, 33%।
सारे दुनिया में जितना होता था उसका अकेले 33%, अभी कितना है 6%। नरेंद्र मोदी का आरएसएस का कितना है 6%। तो आपको अंदाजा आएगा साला वो समय में 33%। तो वो इसीलिए विश्व गुरु, इसीलिए इतनी बड़ी ताकत वाला देश था। तो वो इतनी बड़ी ताकत वाला देश जो है वो नाग लोगों ने बनाया, और नाग लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं मानते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका सम्राट की हत्या की और उसके बाद के समय में ये जातियों का निर्माण किया। ये बात हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात, ये जो रामायण है ये दशरथ जातक जो बुद्ध के प्रवचन में आता है उसकी चोरी करके लिखा है। ब्राह्मणों ने जो बुद्ध के प्रवचन में दशरथ जातक का रेफरेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दशरथ जातक, काल्पनिक बात थोड़ी है, सबूतों के साथ बोल रहा हूं। ये दशरथ जातक से ये राम को चुराया और रामायण बनाया, लिखा। तो दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा। जब ये बात हमने सोशल मीडिया में उछाली तो ये द्विवेदी नाम का ब्राह्मण आया, कहा कि ठीक है। क्या कहा? ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मान लेते हैं। अब तो राम को मानो। वो क्या बोल रहा है हमको? ठीक है, हमने चोरी किया, आपकी बात मान लेते हैं, ऐसा कहा द्विवेदी। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि हमने चुराया, अब तो मानो राम को। वो हमको बोल रहे, रिक्वेस्ट करता, अब तो मान लो, अब तो आपका हो गया ना। तो हमने कहा ओरिजिनल जब हमारे पास है तो साले नकली क्यों माने? वामन में श्राम से दलील में ब्राह्मण पाट जाएगा, आगे निकल जाएगा, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। तुमने डुप्लीकेट बनाया, हमारे पास तो ओरिजिनल है। एक तो ये बात हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को सही सही इतिहास मालूम नहीं है। बुद्ध के प्रवचन में जातक कथा में दशरथ जातक है, उसके 500 साल बाद या 800 साल बाद रामायण लिखी गई। इतिहास देखो तो आपको पता चलेगा, तारीखों के साथ पता चलेगा। और 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा, एक जातक की चोरी करके रामायण लिखा, और 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा। डाका डालना, 31 जातक की चोरी, एक चुराया तो छोटा मोटा ना चोर माना जाएगा। 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा तो साला डाका डाल के ऐसा किया है। और ये डॉक्टर विलास खरा जो डॉक्टरेट है, पीएचडी है, उसका ग्रंथ आया है मार्केट में, सारे सबूतों के साथ बताया, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताया। और आज तक डॉक्टर विलास खरात ने जो लिखा है वो गलत है, किसी भी ब्राह्मण ने नहीं कहा ये नहीं गलत है, नहीं कहा, ये पूरा सारा का सारा सबूत ही दिया। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रहा हूं, ऐतिहासिक संदर्भ के साथ बता रहा हूं कि ये जो आज रामायण की चौपाई और इसकी और उसकी बातें हो रही है, हमको इस संदर्भ के साथ जानना होगा, समझना होगा। तो आपको जब ये बातें आप लोगों के अंदर उछालोगे तो उछालते वक्त निश्चित रूप से आप लोगों को बोलने का हुनर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का हुनर होना चाहिए, उसके तहत ये बात उठाई जानी चाहिए। और किसी बैकवर्ड क्लास को बताने के लिए ये इसको उठाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को बताओ कि ऐसा वामन मेश्राम ने कहा है, मेरा नाम ले लो, मेरे नाम से चलेगा मामला। हाँ, आपके नाम से कुछ चलाने की कोशिश करोगे तो आप लोग फंस जाओगे, और वो डिफेमेशन का केस वेस डाल देंगे और क्रिमिनल केस में फंसा देंगे।
कि दो धर्मों के लोगों के बीच में, दो जातियों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, वकील साहब को पूछो। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण लोग चुप कराने के लिए केस करते, मेरे खिलाफ नहीं करते। उनको अरे इसके खिलाफ करेंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनकी केसेस लड़ने के लिए सारे मुफ्त में ही वकील खड़े हो जाते हैं। मैं किसी वकील को पैसा थोड़ी देता हूँ, मैं उसी वकील से चंदा लेता हूँ। तो उनको मालूम है। और मैं कोई कानून के आधार पर भी कोई गलत बात नहीं कहता हूं, बगैर सबूत के आधार पर कोई बात नहीं करता हूं, दलील और तर्क के बगैर कोई बात नहीं करता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। तो ब्राह्मण लोगों को, आप लोगों को ये बातें बताते आनी चाहिए, समझाते आना चाहिए, और लक्ष्य होना चाहिए। उनको जगाने के लिए आप नहीं बोल रहे हो, उसको जागृत करने के लिए नहीं बोल रहे। उसको जागृत करके क्या करोगे? ब्राह्मण को जागृत करके क्या करोगे? उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि इतिहास को सही संदर्भ में जानने की, सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। जब ये डाटा आप लोग दिमाग में रखोगे, इस डाटा के आधार पर विश्लेषण करने का हुनर डेवलप करो, तो आपको बहुत सारी नई बातें समझ में आएगी। ब्राह्मणों ने जो वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर, महिलाओं को दास बनाने के आधार पर, पिछड़े वर्ग को शूद्रत्व थोपने के आधार पर, और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने के आधार पर एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था को अगर आप बदलना चाहते हो तो वो तमाम पीड़ित लोगों को जगाना होगा, तमाम पीड़ित लोगों को, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, और जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा, और फिर शक्ति से प्रहार करना होगा। इतने साल की ताकत है उनके समर्थन में, उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। और इग्नोरेंस की वजह से हमारे बहुत सारे लोग उनके समर्थन में हैं, हमारे ही लोग बहुत सारे समर्थन में हैं। तो इसलिए हमें अपने लोगों को जगाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ध्यान रखो, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। केवल जगाना लक्ष्य नहीं है। आपने जगा दिया, छोड़ दिया, तो क्या मतलब है? इससे कोई फायदा हो रहा नहीं। आपने जगाना कर लिया, जगाना करने से नहीं होगा, जगाने के बाद जोड़ना होगा। जगाने के लिए आपके पास अलग हुनर चाहिए, जोड़ने के लिए आपके पास अलग हुनर चाहिए। जोड़कर संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा, और संगठन शक्ति जो है वो निरंतर बढ़ाते रहना पड़ेगा। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, छोटी बड़ी शक्ति नहीं है। मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से ये काम कर रहा हूं। अभी 66 साल मेरा रनिंग है, 47 साल हो रहे। हमारे लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, मतलब अभी बीज डालते हैं और सवेरे अरे इसको कुछ फल लगा नहीं अभी, अरे कल ही बीज डाला और दूसरे दिन फल लगा क्या देखने के लिए आते। तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। और बड़ा बदलाव जो लोग करना चाहते हैं वो लोग बड़े पेशेंस के साथ जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। अरे मैं 47 साल से कर रहा हूं। 20 साल की एक पीढ़ी होती है, ऐसा हमारे लोग मानते हैं। 20 साल गांव में 20 साल का लड़का होता है ना, तो माँ बाप उसकी शादी लगा देते हैं और 21वें साल में उसको बच्चा हो जाता है। आगे पीढ़ी नहीं, एक पीढ़ी पीछे चली गई, दूसरी पीढ़ी आ गई। गांव देहात में ऐसे मान्यता है। तो 2 पीढ़ी का समय लगा चुका हूं और आधी पीढ़ी का और समय जो हो रहा है, इतना समय लगाया क्यों? मैं जानता हूं कि ये इतने जल्दी होने वाला बिगाड़ बहुत बड़ा है। 6247 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। साला इतना बिगड़ा हुआ मामला है, इतना बिगड़ा हुआ मामला है, इतना बिगड़ा हुआ मामला है
कि इसमें हमारे लोगों के फायदे की बात कहो तो हमसे साला 3 घंटा बहस करता है। हमारे फायदे की नहीं, उसके फायदे की कहो तो 3 घंटे बहस किए बगैर नहीं मानता, और मानेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मान लिया तो साथ देगा, इसकी गारंटी नहीं है। साथ देगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे साथ में खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों ने आज 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में एक संगठन का जाल पड़ा। यही तो संगठन था जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जब मोर्चा लेकर गए, अरे ऐसा तो भारत में किसी ने सोचा भी नहीं, करने का छोड़ो कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाना चाहिए, ऐसा किसी ने दिमाग में सोचा ही नहीं। करने का तो बाद में होता है ना, पहले आदमी के दिमाग में आता है, करना बाद में होता है। तो सोचा ही नहीं, करेगा कहां से जब दिमाग में ही नहीं आया। तो जो करने की जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक, पहले आदमी के दिमाग में आता है, फिर व्यवहार में आता है। जो चीज दिमाग में नहीं आती है वो चीज कभी व्यवहार में आती नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसलिए हमने 3.5 लाख लोगों को वहां नागपुर के सड़कों पर आरएसएस के हेडक्वार्टर उधर घेरने के लिए उतारा मैदान में, और 200 किलोमीटर नागपुर से अकोला तक हमारी गाड़ियां 200 किलोमीटर तक रोकी गई थी। 1 लाख से ज्यादा लोग तो सड़कों पर थे, आने नहीं दिया नागपुर में। इतने लोग हमने वहां इकट्ठा किए, वो जिंदगी भर की पूंजी संगठन शक्ति निर्माण की, उसके बदौलत किया ना। इसके बदौलत लोगों को, सारे देश के लोगों को कहा, तब तो लोग वहां आए, ऐसे थोड़ी हुआ। तो ये जो संगठित शक्ति है, ये संगठित शक्ति हमें उस व्यवस्था को बदलने के लिए लगाना होगा। अब आज आप देखोगे परिस्थिति क्या है देश की, थोड़ा सा देश के परिस्थिति के बारे में जो आपको जानकारी नहीं है वो बताता हूं, जो है वो नहीं बताता, जो आप जानते नहीं है वो बताता हूं। आज परिस्थिति क्या है? परिस्थिति है कांग्रेस गई सेंटर से, बीजेपी आ गई। तो बीजेपी तभी जाएगी जब कांग्रेस आएगी। देश में परिस्थिति क्या है कि एक ब्राह्मण जो है जाएगा और उसकी जगह लेने के लिए दूसरा ब्राह्मण आएगा, तभी बीजेपी जाएगी। ये तो नरेंद्र मोदी आपको दिखाने के लिए पिछड़े वर्ग का है। इसने अपने बजट में ओबीसी की गिनती करने के लिए एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। वर्मा जी, आपने ये नहीं नोट किया, किसान का नोट कर लिया, ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए एक नया पैसा एलोकेट नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। अब आप बताइए कि ओबीसी की गिनती ही नहीं की जाती है, वो संख्या में है कितने, जब उसकी संख्या ही पता नहीं है तो उसके डेवलपमेंट का बजट में एलोकेशन कैसे होगा? संख्या ही पता नहीं। किसी का डेवलपमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा, अरे प्लान तो संख्या के आधार पर होगा। ओबीसी कोई होमोजीनियस ग्रुप तो है नहीं। ओबीसी में एक अपर लेयर ग्रुप है, एक उससे छोटे लेवल का ग्रुप है, और ओबीसी में 2 ग्रुप ऐसे मोस्ट बैकवर्ड, और फिर उसके नीचे नॉमिडिक टाइप के लोग हैं जो मंडल कमीशन में ओबीसी में डाल दिए गए। जो नॉमिडिक ट्राइब है वो कास्ट नहीं है। ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है ट्राइब और कास्ट के बीच में क्या अंतर है। तो इस समाज व्यवस्था को समझना, इसकी बारीकियों को समझना
बदलने के पहले समझना बहुत जरूरी है कि ट्राइब क्या है, कास्ट क्या है। तो उनको इस लेवल पर जो बैकवर्ड क्लासेस की जातियां है, उसमें मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो जातियां है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की जातियां है, शेड्यूल कास्ट से भी हालत खराब है। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, अगर गांव में जाओ तो गांव में एक ही घर है, उसको कोई पूछता ही नहीं। राजनीतिक नेता कितना संख्या है, एक ठो घर है। ये तो साला ग्राम पंचायत के सदस्य को भी हरा नहीं सकता, न जीता सकता है। चलो छोड़ो इसको। तो आजकल कैलकुलेशन किसका किया जाता है, कौन आदमी जितवा सकता है या हरवा सकता है, इसके आधार पर उसको पूछ छोटी लगी है या बड़ी लगी, वो है पूछ भी जो है ना यादव जी, वो संख्या कितनी है इसके हिसाब से पूछ लगती है। पूछ का मतलब समझ ना, यानी पूछ 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 पूछ, यानी राजनीतिक नेता उन जाति के लोगों को पूछते हैं जिनकी संख्या है। वो जो हरवा सकता है या जितवा सकता है उसको पूछते हैं, बाकी किसी को नहीं पूछते। मोस्ट बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की जो जातियां है, एक गांव में एक घर या कहीं कहीं घर ही नहीं है, किसी जी संख्या है, बाकी कमिश्नरी में भी नहीं है, वो गिनती नहीं है। जो राजनीति में संख्या मैटर करती है, वोट का अधिकार तो है। तो इसलिए परिस्थितियां कितनी भयंकर है कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। इसका मतलब है कि अब हम इस देश में एक संख्या रह गए। अब इस देश में हम लोग क्या रह गए, हम लोग संख्या रह गए हैं। अगर दिल्ली में सरकार बदलनी है बीजेपी की, तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। एक ब्राह्मण को हटाने के लिए दूसरे ब्राह्मण का राज लाना पड़ेगा, दूसरे ब्राह्मण का राज खत्म करने के लिए पहले ब्राह्मण को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हम संख्या है और लाइन में लगकर केवल वोट डालना हमारे हिस्से में आया है। लाइन में लगकर वोट डालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बात हमारे लोगों को आज के हालात में समझना होगा। कितनी भयंकर बात है। लोकतंत्र है, संविधान है, मगर राज हमारा किसी भी स्थिति में ना आए, इसकी व्यवस्था कर दी गई। आपकी संख्या है, काशीराम जी ने नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 84 के बाद लगाया हुआ नारा है। उन्होंने ये नारा लगाने के बाद ईवीएम लाया, और ईवीएम लाने के बाद परमानेंट व्यवस्था कर दी कि अब आपके भविष्य में आपकी संख्या 85% गिनते रहो। अब या तो कांग्रेस आएगी या तो बीजेपी आएगी। ये हमारे लोगों को पता नहीं, ये बदलाव हो चुका है देश में। अब इसमें अगर बड़ा बदलाव लाना है तो ये चुनावी प्रक्रिया से बदलाव आएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। अब एक विकल्प बचा हुआ है, जन आंदोलन। जैसे गांधी ने जन आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों को जाना पड़ा, तो जन आंदोलन चलाना पड़ेगा तो ब्राह्मण जाएंगे। अब जन आंदोलन के लिए तमाम SC ST OBC के लोगों को साथ सहयोग देंगे, तो आंदोलन में साथ सहयोग देंगे तो जन आंदोलन होगा। उसका भी उन्होंने प्रबंध कर दिया कि देश में ब्राह्मण का राज रहेगा। अब कहीं कहीं आप बैकवर्ड लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्लान बनाया कि सेंटर में देश में ब्राह्मणों की सरकार रहेगी और राज्यों में मुख्यमंत्री किसी न किसी बैकवर्ड को बना दिया जाएगा। अब बैकवर्ड का मुख्यमंत्री होने के बाद जन आंदोलन में आने की जरूरत है? वो बोले अरे तुम्हारे पास क्या है? मुख्यमंत्री है, हमारा आदमी मुख्यमंत्री है, तो आंदोलन में आने की क्या जरूरत है? तुम सड़कों पर हो, रहो, हम इस सत्ता में है भाई। ये भी बना दिया उन्होंने। ये परिस्थितियां कितनी जटिल हो गई है, कितनी जटिल कर दी गई है। हमारे लोगों को इस परिस्थिति का आकलन नहीं है।
ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपको कितना भयंकर बदलाव करने के लिए काम करना होगा। तो इसलिए अभी हमारे पास जो विकल्प बचा हुआ है वो विकल्प है जन आंदोलन। मैं आपको ये परिस्थितियां इसलिए समझा रहा हूं कि आपके पास जो शासक वर्ग है ब्राह्मण भारत का, 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 47 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया है। ये भी हमारे लोगों को जितने जल्दी हो सके समझ जाना चाहिए कि भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण है। 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुन सकता। सरपंच तो बहुत दूर की बात है, मगर वो अब शासक वर्ग है। विधायिका में उनका नियंत्रण है, कार्यपालिका में IAS IPS IRS जो डे टू डे फैसले करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 79.2% है IAS IPS IRS अधिकारी। जुडिशरी में 80% से ज़्यादा ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। हो गया लोकतंत्र का तीसरा पिलर। चौथा पिलर है मीडिया 4 प्रकार का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनीदर महाराज, बचा खुचा महाराज। बापू तो बापू, अब बहुत सारी बापियाँ भी आ गई हैं। आजकल टीवी में बहुत सारी ब्राह्मणियाँ जो है वो भी प्रवचन लगाती रहती है। तो ब्राह्मण इतने होशियार है कि साले हमारा पुराना चेहरा देख देख के बहुजन लोग जो अभी बोर हो गए होंगे तो थोड़ा सा महिलाओं को भी प्रवचनकार बना दिया कि इसको भी देखो। तो ये जो डेमोक्रेसी की 4 पिलर सिस्टम है, तो 4 पिलर सारे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। तो आपके पास बड़ा बदलाव करने के लिए एक बल है संख्या बल, एक बल है संख्या बल, और संख्या बल के बाद में आपके पास इसके आधार पर चलाया जाने वाला जन आंदोलन एक ही विकल्प है। और ये विकल्प जो है, आपको विकल्प बचा हुआ है, उस विकल्प का उपयोग करना होगा। इसीलिए हमने इतना लंबा समय वामसेप बनाने के लिए लगाया, और अब हमारी रणनीति में हमने बड़ा बदलाव किया कि अभी वामसेप बनाने का काम नहीं करेंगे, वामसेप अपने ही काम से आगे बढ़ेगा। अभी हमें वामसेप बढ़ाने के लिए कुछ कायदा करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने की जरूरत है। और इसके लिए हमने वो 3.5 लाख लोग जो है ना, वो सड़कों पर RSS के हेडक्वार्टर वहां उतारे। तो ये जन आंदोलन हम लोगों को करना है अभी, और जन आंदोलन करने के लिए अभी आने वाले समय में हमारे पास हमको क्या करना है? आंदोलन, जन आंदोलन, आंदोलन वो जन आंदोलन। तो अभी क्या करना है? पहली बात, वो आंदोलन करने वाले संगठन को खड़ा करो हर जगह, जिला में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, गांव में। क्योंकि ज्यादातर जो वामसेप में लोग हैं वो गांव से शहर में आए हुए नौकरी वाले लोग हैं। तो अपने उनका कोई न कोई रिश्तेदार गांव में है ये संगठन बनाने के लिए। तो उसका तरीका मैंने ढूंढ के निकाला। एक तो मां का गांव, अरे बाप का गांव। 3.5 लाख लोग आए थे ना वहां नागपुर में, तो हमने 50,000 को उड़ा दिया। चलो 50,000 से हम कोई काम नहीं लेंगे, 3 लाख। तो एक कार्यकर्ता को 2 गांव तैयार करना है। तो एक माँ का गांव, मतलब मान लो माँ का गांव में आप गए मीटिंग करने के लिए, मामा है ना, माँ का गांव बोले तो मामा नहीं है। अब मामा का मतलब समझ लो, माँ 2 माँ का प्यार होता है मामा के पास। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है।
मामा जो है वो जिसके पास 2 माह का प्यार होता है। अगर आप टेलीफोन कर दो मामा को कि मामा जरा मैं मीटिंग लेने के लिए आ रहा हूँ, 10-5 लोग इकट्ठा कर लो, तो हो गया, मामा तुम्हारा काम कर देगा। बाकी आगे बात को बढ़ाना आसान काम है। वहाँ किसी गांव में किसी के घर रहने की जरूरत नहीं, मामा का ही घर है? खाने पीने की समस्या नहीं, रहने की समस्या नहीं, मीटिंग के लिए जगह की समस्या नहीं है। तो 10-5 लोगों की अगर मान लो मामा के घर में मीटिंग कर लिया, तो 2-4-5 लोग, गांव के लोगों को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, पढ़े लिखे लोगों को बहुत लंबा समझाना पड़ता है। पढ़े लिखे लोगों को एक बार समझाओ, फिर 10 सवाल पूछता है, 10 सवाल पूछने के बाद साथ देगा कि नहीं देगा गारंटी नहीं है। गांव के आदमी को जाओ, गांव के, मैं गांव का रहने वाला इसलिए बता रहा हूँ, गांव के आदमी को जाओ समझाओ, आधा घंटा समझा दिया, आधा घंटा। गांव का आदमी क्या बोलता है मालूम? हाँ समझ में, बोलो करना क्या है, एकदम करना क्या है पूछता। वो कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। वो क्या बोलता है? हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि भुक्तभोगी है, वो किताब पढ़ के नहीं बोल रहा है, वो डेली जो भोगता है वो भुक्तभोगी है, भोगा हुआ जीवन है, तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है। तो वो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करना क्या होगा, मतलब करने के लिए राजी हो जाता है। शहर का जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको समझाओ, वो 10 सवाल पूछता है, 10 ही सवालों का जवाब दो तो भी गारंटी नहीं है कि वो साथ देगा। तो गांव में जाने की जरूरत है। तो एक तो मां का गांव है, वहां आप लोग संगठन बना सकते हैं आसानी से। ने 3 लाख लोगों को देश भर में ये मैसेज दिया कि अपने मां के गांव जाओ, तो आसानी से संगठन खड़ा हो गया। फिर बाप का गांव तो तुम्हारा ही गांव है, बाप का गांव तो तुम्हारा ही गांव है, वहां तुम लोगों को अपनी शाखा बनानी है। ऐसा करने से 3 लाख लोग 6 लाख शाखा बना सकते हैं 6 लाख गांव में। और अगर 6 लाख गांव में आपने संगठन की शाखा बना लिया तो 6 लाख गांव से आंदोलन में लोग शामिल होंगे। अगर आपने 2 लोगों को मोबिलाइज किया 12 लाख लोग, 10 लोगों को मोबिलाइज किया 60 लाख लोग, 10 लोगों को 6 लाख इंटू 10 60 लाख, 100 लोगों को मोबिलाइज किया 6 करोड़, 200 एवरेज मोबिलाइज किया तो 12 करोड़ लोग, अगर 250 लोगों को एवरेज मोबिलाइज किया 15 करोड़ लोग, और अगर 15 करोड़ लोगों को आपने सड़कों पर उतारा, गांधी जी ने तो 3 करोड़ लोगों को अंग्रेजों के विरोध में उतारा था 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट में। गांधी ने 9 अगस्त 1942 को 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था, 28 करोड़ लोग थे उस समय। तो अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 के बाद ये निर्णय किया कि अब हम जाएंगे, जाने का ऐलान किया कि अब हम जाएंगे। उसके बाद तो हमने सोचा ये ज़्यादा बदमाश लोग हैं, गांधी जी ने 3 उतारा था, हम 5 गुना 15 करोड़ लोगों को मैदान में उतारते हैं, तब ये बदमाश ज़्यादा है, तो बदमाश को उसी हिसाब से डील करना होगा, तो 5 गुना ज़्यादा लोग मैदान में उतारना होगा। और ये 5 गुना लोग 15 करोड़ लोग अगर SC के, AST के, नॉमिडिक टाइप के, MBC के, OBC के, माइनॉरिटी के, ये तमाम लोगों के अगर लोग हो तो उसका असर ज़्यादा गहरा पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जन आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करना होगा। इसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग केवल हफ्ते में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो मोटरसाइकिल निकालो, गांव जाओ, गांव जाना शुरू करो। गांव के लोग आपकी वेट कर रहे हैं। अगर आप जाकर गांव के लोगों को बताते हो, वो आपको, मैं मेरा तजुर्बा बताता हूं। मैं पढ़ने के लिए औरंगाबाद में था, बाबा साहब अम्बेडकर का कॉलेज था, वहाँ पढ़ने के लिए गया। तो जब पढ़कर मैं 10 महीने पढ़ने के बाद जब गांव में जाता था ना, तो गांव के लोगों को मालूम होता था कि वामन मेश्राम आ गया है, तो मैं किसी को नहीं बुलाता, 50 लोग इकट्ठा हो, ये उनको मालूम ही हो जाता था कि मैं आ गया तो अभी कुछ मस्त सुनने को मिलेगा। 50 लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाते थे।
तो गांव में लोगों को अगर आप जाओ तो ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप शाम को मीटिंग निर्धारित करो और घूमकर एक चक्कर मारो तो 50-100 लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट की बस्तियां होती है, बैकवर्ड क्लास की बस्तियां होती है, अलग अलग प्रकार के समाज के लोगों की बस्तियां होती है। वहां बस्तियों को टारगेट करके वहां मीटिंगें करो, तमाम प्रकार के लोगों की मीटिंगें करो, अलग अलग प्रकार के जातियों की मीटिंग करो। अगर इस तरीके से आप ये काम करते हो तो तमाम प्रकार के जाति के लोग, क्योंकि उनके फायदे की बात है, उनके कल्याण की बात है, उनके मुक्ति की बात है, उनके आज़ादी की बात है। किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है, गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती है। केवल आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। और मैं ज़िंदगी भर समझाने का ही काम किया। मैं भाषण नहीं करता हूँ, मैं समझाने का काम करता हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो समझाने का काम करता हूँ। और समझाने की बातें मैं जो बोलता हूँ वो आजकल सोशल मीडिया में वो वीडियो आते रहते हैं। तो मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ तो उधर मुझे आदमी मिलता है, वामन मेश्राम है क्या? आपको हमने वीडियो में देखा था, तो ऐसा बोलता। क्या बोलता? आपको वीडियो में देखा था, सोचा कि आप ही है क्या, देख लें। जब मैं कहता हूँ हाँ मैं ही हूँ, कि सेल्फी ले ले, जो मेरा तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, सेल्फी ले ले, तो हमारे बाप का साला क्या जा रहा है, सेल्फी ले रहा है उसी का मोबाइल, हमारा फोटो अपने मोबाइल में वायरल करेगा कि हमने में राम के साथ हमने फोटो निकाला, तो हमारे बाप का क्या जा रहा है, प्रचार ही होगा। तो पहले ऐसा कभी हमको अनुभव नहीं होता था। ये जब से सोशल मीडिया आया तब से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारी बात ज़्यादा लोगों तक फैल रही है। और जो वीडियो लोग सुनते हैं उनको लगता है ये तो आदमी हमारी लड़ाई लड़ रहा है। लोगों को ऐसा लगता है जो मैं बोलता हूं वो लोगों ला रही तो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए, और नेटवर्क हमारा सारे देश भर में फैला हुआ है। मैंने इतना बहुत लंबा समय लगाया, 2-2 महीने के रेल के टिकट रख करके एक दिन में दे, दूसरे दिन 2-2 महीने का रेल का टिकट रखता था। एक बार तो टीटी ने इतना टिकट कैसा, क्या लाओ ना, नहीं ले लो, ये कैसा निकाला? तो हमने कहा आप सेंट्रल गवर्नमेंट रेल वाले का रूल है 2 महीने का, पहले आप टिकट निकाल सकते थे, हमने 2 महीने का पूरा ही निकल ले, तो आपका कौन सा कानून का उल्लंघन किया भाई? हाँ समझ में आ गया, वापस देते। आप ही ने तो रूल बनाया 2 महीने का रेल का टिकट 2 महीने पहले निकाल सकते, तो हमने 60 निकाला। एक खत्म होता है तो टेलीफोन कर देता होगा कि अगले ये भी कर दो। इस तरीके से इतनी जिंदगी में इतना संगठन इतना विशाल बनाया, और टेस्ट में हमने नागपुर में उसको करके दिखाया, इतना बड़ा संगठन बनाया। तो आने वाले 10 साल में ये 6 लाख गांवों में ये संगठन अगर भौगोलिक रूप से हम फैला देते हैं और 6000 जाति के बीच में फैला देते हैं, तो ये जन आंदोलन इतना बड़ा होगा, इतना विशाल होगा, इतना विशाल होगा कि इस जन आंदोलन के द्वारा हम लोग इस देश में आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और आज़ादी हासिल करने के बाद में, जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी आज़ाद हो गए तो अंग्रेज चले गए, तो पावर आपको हैंड ओवर हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू कौन सा चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बना था? वो चुनाव बाद में लड़ा और पहले प्रधानमंत्री हो गया। 2 सितंबर 1946 को अंग्रेजों ने उसको, जवाहरलाल को, चुनाव लड़े के बगैर ही प्रधानमंत्री बनाया था, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया। और इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बगैर चुनाव के प्रधानमंत्री बनाया था। बगैर चुनाव के प्रधानमंत्री क्यों बनाया? जन आंदोलन। जन आंदोलन से भी जन आंदोलन से 2 बातें होगी, आजादी भी मिलेगी, पावर भी मिलेगा। चुनाव से एमएलए एमपी बन सकते हैं, पावर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को जन आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करो। जन आंदोलन में संख्या हमारे लोगों की गाँव में रहती है। गाँव में जाओ, सैटरडे संडे मोटरसाइकिल निकालो, गाँव में जाओ। या हमारे पास स्टूडेंट, यूथ और बेरोजगार लोगों का संगठन है, उनको अपना मोटरसाइकिल दे दो, उनको बोलो
एक दिन में, एक सैटरडे में, एक संडे में एक गांव कवर करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 6 लाख गांव खड़ा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने 10 साल का समय रखा है 2030 तक। 2030 तक इतना विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इसी डर की वजह से मोहन भागवत को बोलना पड़ रहा है कि साला 10 साल में हमारा क्या होगा। वो तो भाषण सुन रहा होगा ना कि हमारे लोग कम सुनते, ब्राह्मण मेरा ज्यादा सुनते, क्योंकि सोशल मीडिया में सभी लोगों के लिए खुला है। सोशल मीडिया में केवल हमारे ही लोगों के लिए खुला है ऐसा नहीं ना, वो तो सभी लोगों के लिए, वो मीडिया है ना, सभी लोगों के लिए खुला है। तो मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूं, ये सारे देश भर के लोगों को मैं अनुरोध कर रहा हूं, सारे कार्यकर्ताओं के लिए ये कार्यक्रम है कि सैटरडे संडे आप अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए, सरकार का नौकरी कर रहे 5 दिन, तो सैटरडे संडे आपके पास छुट्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा समय लगाओ, सारी बुद्धि लगाओ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अपने कमाई का 5%, रुपया है तो 5 पैसे, रुपया है तो 5 पैसे, 100 रुपया है तो 5 रुपये, 1000 रुपया है तो 50 रुपये, 10,000 रुपया है तो 500 रुपया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 10,000 की आपकी व्यवस्था की तब बोले ना वो 5%। पहले उन्होंने व्यवस्था की, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए। अभी हमारे पास तो 2-2 लाख रुपया कमाने वाले भी प्रोफेसर साहब कहाँ गए? 2 लाख महीने का, और टैक्स में बहुत ज्यादा जाता है बात अलग है, मगर 2 लाख आता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा मगर है। तो इसलिए ये व्यवस्था एक आदमी ने जो बदलाव किया, ये भी तो मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया हुआ है, ये भी तो परिवर्तन है। मगर ये परिवर्तन, इतने परिवर्तन से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। हर गांव में रहने वाले आदमी के जीवन में अगर बदलाव आप करना चाहते हो तो इस देश की जो सड़ी गली व्यवस्था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है वो बदलना है। और उस सोशल ऑर्डर के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर का हिस्सा है वही देश का सत्ताधारी है। ये नरेंद्र मोदी आप कहते प्रधानमंत्री, मैं तो नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Real Prime Minister and nominated Prime Minister, the difference between nominated Prime Minister and the real Prime Minister. नरेंद्र मोदी अगर नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है ब्राह्मणों का, तो अपने ही जाति की गिनती करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? 9 साल हो गए, ब्राह्मणों ने गिनती रोका, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी तो ओबीसी का है, फिर क्यों ऑर्डर नहीं निकाला? क्यों ऑर्डर नहीं निकाला? क्योंकि पावर उसके पास नहीं है। वास्तविक पावर आरएसएस के पास है, निर्णय का अधिकार आरएसएस के पास है। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेता? मैंने कई जगह सवाल क्यों नहीं लेता? जितने प्रधानमंत्री हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, एक नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है। वो कौन हीरो है उसका इंटरव्यू लिया? अक्षय कुमार है? अक्षय कुमार ने पूछा कि आप आम खाते हैं क्या? खाते, कैसे खाते हैं? ऐसा ऐसा करके खाते कि चीर करके खाते हैं कि क्या करते हैं? ये कोई साला इंटरव्यू है? ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जिससे जवाब देना प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होता है। तो प्रधानमंत्री को मालूम है मुझे बहुत सारे मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है। क्यों? फैसले आरएसएस वाले ले रहे, सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी दे, कहां से देगा? फैसले वो ले रहे, तो उनको मालूम है फैसले क्यों लिया, तो जवाब नरेंद्र मोदी कैसे देगा? इसलिए नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है, क्योंकि फैसला वो करता नहीं है, फैसला आरएसएस के लोग करते हैं। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड है। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने ही जातियों की संख्या की गिनती नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को जो बड़ा बदलाव हम करना चाहते हैं वो नॉमिनल बदलाव नहीं है,
ये जो बदलाव आरएसएस के लोग क्या शो करना चाहते हैं, नहीं नहीं अरे भाई हम कहाँ प्रधानमंत्री, आप ही का आदमी प्रधानमंत्री, अरे मगर उसके पास फैसला लेने का कोई पावर ही नहीं है तो क्या करेगा। हमारे लोगों को इतने से संतुष्ट होने से हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो हमको समस्या का समाधान होने के लिए अल्टीमेट पावर और मूल मुद्दा आजादी चाहिए। 15 अगस्त 47 को मिली हुई आज़ादी ये गांधी की आज़ादी हो सकती है, ये जवाहरलाल नेहरू की या ब्राह्मणों की आज़ादी हो सकती है, मगर इस देश के मूल निवासियों की आज़ादी नहीं है। मूल निवासियों की आज़ादी हासिल करने का प्राइम लक्ष्य रखना होगा। पावर तो आज़ादी हासिल करने के बाद अपने आप आ जाएगा, ये करना होगा। इसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आप तैयारी करेंगे, सारे देश भर में हम लोग इसकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। आप लोग साथ सहयोग करें और जन संगठन निर्माण करने का, क्योंकि जन आंदोलन के लिए जन संगठन चाहिए, बाम सिर्फ जन संगठन नहीं है, बाम सिर्फ जन संगठन नहीं है, जन आंदोलन के लिए जन संगठन चाहिए। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ये जन संगठन है, तो इसको आप करेंगे, खड़ा करेंगे, इतना कहना चाहते।